नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडलीय दबाव पढ़ेंगे। यह वायुमंडलीय दबाव टॉपिक का तीसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो हमने पहला कारक पढ़ा था वो था तापमान, यानी टेम्परेचर। जैसा कि हमने पढ़ा, तापमान में वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब है वो कम हो जाता है, और तापमान कम होता है तो वायुदाब बढ़ जाता है, यानी व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, एक दूसरे का विपरीत संबंध में पाया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा कि तापमान जैसे ध्रुवों पर कम पाया जाता है तो वहां पर वायुदाब ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे इसको भूमध्य रेखीय प्रदेश हम समझें, इक्वेटोरियल रीजन इसको समझें, और इसको ध्रुवीय क्षेत्र हम समझें, तो यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कम सरफेस एरिया में ज़्यादा प्रकाश की प्राप्ति होती है, ज़्यादा सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, यानी टेम्परेचर है वो हाई होता है। तो इसकी वजह से जो वायु है वह गर्म होती है, गर्म होकर के फैलती है, जिससे उसके बाहर में कमी आती है और उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व है वो कम हो जाता है। अब घनत्व कम होने की वजह से प्रति इकाई क्षेत्र पर इसका जो दबाव है कम हो जाता है, अर्थात तापमान ज्यादा हुआ जिसकी वजह से वायु गर्म होकर के फैली और उसका भार है वो कम हो गया, जिससे वायुमंडलीय दबाव भी प्रति इकाई क्षेत्र पर कम हो गया। इसके विपरीत ध्रुवों पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी, यानी उतना ही प्रकाश ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो गोल है और गोल होने के कारण ध्रुवों पर ज्यादा मुड़ी हुई है, इसके कारण क्या है, ज्यादा सरफेस एरिया है वो प्रकाश के उतने ही भाग को कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र है वो सूर्य प्रकाश की जो प्राप्ति है वो कम होती है। इसकी वजह से क्या है, तापमान कम हो जाता है और उसी वजह से प्रति इकाई क्षेत्र पर जो वायुमंडलीय दाब है वो अधिक हो जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ेंगी वहां पर प्रकाश की प्राप्ति कम होगी और तापमान कम रहेगा, जिसकी वजह से वायुदाब है वो ज्यादा हो जाता है और इसी कारण ध्रुवों पर वायुदाब ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र पर अगर तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी तो वायु गर्म होकर के फैलेगी, और जिस प्रकार भूमध्य रेखा पर ताप की प्राप्ति ज्यादा होने के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि जो ठंडी वायु होती है वह गर्म वायु की तुलना में भारी होती है, ज्यादा दबाव डालती है। इसकी वजह से ध्रुवों पर ठंडी वायु है वो वायुदाब ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए वहां पर ज्यादा वायुदाब पाया जाता है। तो ये तो तापमान का प्रभाव हो गया, यानी जैसे जैसे हम सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो प्रवृत्ति है वो वायुदाब के बढ़ने की पाई जाती है। हालांकि इसमें कुछ असमानताएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वायुदाब में कमी भी हो जाती है, तो वो हम अगले जो तापमान को वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें
बढ़ेगी, लेकिन सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वायु दाब के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और तापमान के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दूसरा इसका जो कारक है, जो वायु दाब को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, वह है जलवाष्प। जैसा कि आप जानते हैं, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, वेपर यानी जलवाष्प और एरोसोल्स यानी धूल, धुएं के कण वगैरह पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल का संतुलन बनाते हैं और उसी से वायुमंडलीय दबाव बनता है। जलवाष्प की मात्रा है वह भी वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करती है, क्योंकि वायुमंडल की निचली परतों में वायुमंडल की निचली परतों में गैसों की तुलना में जलवाष्प 40% हल्की होती है। यानी वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें निचली परतों में जो गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन गैसों की तुलना में जो जलवाष्प है 40% हल्की पाई जाती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो गर्म वायु होती है और जो जलवाष्प युक्त वायु होती है उसकी तुलना में ठंडी और शुष्क जो वायु होती है उसमें ज्यादा भार होता है। तो इस प्रकार क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती है, गैसें ज्यादा होंगी और गैसों की तुलना में जलवाष्प 40% हल्का होता है वायुमंडल की निचली परतों में जो गैसें पाई जाती हैं उनकी तुलना में। तो इससे क्या है, जलवाष्प जो है वायुमंडल के अंदर वायुमंडलीय जो दबाव है उसको प्रभावित करता है। यानी जहां पर ज्यादा जलवाष्प की मात्रा है तो वहां पर वायुदाब उन क्षेत्रों की तुलना में कम होगा जहां पर ठंडी और शुष्क वायु पाई जाती है। दूसरा, इसमें यह भी देखा जा सकता है कि जैसे शुष्क वायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग है जहां पर जलवाष्प की कमी होती है, वहां पर वायुदाब उच्च ताप के संबंध में निम्न पाया जाता है। तो वहां पर वायु शुष्क है लेकिन वायु कैसी है, गर्म है, गर्म होने के कारण वह हल्की वायु है। इसी प्रकार अगर तापमान वहां पर कम होगा तो वहां की जो शुष्क वायु है वो ठंडी हो जाएगी और उसकी वजह से वहां वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, जलवाष्प भी वायुदाब को प्रभावित करता है। तो अतः जो जलवायु में वायु में अगर वाष्प ज्यादा होगा तो उसका घनत्व एवं भार है वो कम हो जाता है, क्योंकि नमी वाली जो वायु है वो शुष्क ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया जलवाष्प, जो दूसरा कारक हो गया जो कि वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करता है। तीसरा कारक हम देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु भार है वो कम होता चला जाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि 180 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं 180 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3.4 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। यानी समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो 3.4 मिलीबार वायु भार है वो कम हो जाता है। तो सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, समुद्र तल पर या सागर तल पर। और यह 15 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री अक्षांश पर सामान्यतः कितना होता है, 1013.25
मिलीबार। तो यह कितने मीटर की ऊंचाई पर होता है? समुद्र तल, सागर तल, जहां से हम किसी भी भूभाग की किसी भी उच्चावच की ऊंचाई मापते हैं, यानी वहां से हम प्रारंभ करते हैं, अतः वह ऊंचाई कितनी होगी? 0 मीटर। यानी 0 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब है वो सागर तल पर सर्वाधिक होता है और वह सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 45 डिग्री अक्षांश पर 1013.25 मिलीबार अंकित किया जाता है, जिसे मानक वायुदाब माना जाता है। तो जैसे भी हम समुद्र तल से ऊपर उठेंगे, ऊंचाई की ओर जाएंगे, वैसे वैसे वायुदाब है वो घटता चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम 300 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब 34 मिलीबार कम हो जाता है, यानी घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह घटने की प्रवृत्ति परिस्थितियों विशेष पर निर्भर करती है। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो यह प्रवृत्ति बदल जाती है, लेकिन सामान्यतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायुदाब की घटने की दर है वो तीव्र हो जाती है। यानी पहले इस दर से घटता है कि 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार कम होता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 34 मिलीबार कम हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर और जाएंगे तो इसकी जो घटने की दर है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है, यानी जल्दी जल्दी यह घटने लगता है, क्योंकि वायुमंडल है वो विरल होने लगता है। अब जैसे हम 5-5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, यानी 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम चले जाते हैं, तो समस्त वायुमंडलीय दबाव का आधा वायुदाब पाया जाता है। यानी 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम चले जाते हैं तो समस्त वायुमंडलीय दबाव का आधा ही वायुदाब हमें वहां देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम एक प्रवृत्ति देख रहे हैं कि जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, वायुदाब घट रहा है, और यह भी हम सब जानते हैं कि जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान भी घट जाता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। यानी पहले हमने पढ़ा कि तापमान वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समानुपातिक संबंध हो रहा है, यानी दोनों एक साथ घट रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये परिस्थितियां अलग अलग हैं। यहाँ पर हम लंबवत वायुदाब देख रहे हैं और उसमें हम क्षैतिज वायुदाब पढ़ते हैं। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि वायुदाब एवं तापमान में व्युत्क्रम संबंध होता है। जिस प्रकार एक उदाहरण देखिए कि दो भाई हैं जो एक स्कूल से संबंधित हैं, एक किसी छोटी कक्षा में पढ़ता है, दूसरा उस स्कूल में पढ़ाता है। तो जब वो स्कूल में होते हैं दोनों, तो उस कक्षा को पढ़ाते समय वह उस छोटे भाई का अध्यापक होता है, लेकिन जब वह अपने घर पर जाता है तो वह दोनों के बीच में जो संबंध है वो भाई का संबंध होता है। लेकिन दूसरी, ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से अलग हैं, यानी दोनों कंडीशन में उनके आपस के जो रिलेशन है वो चेंज हो रहे हैं। इसी प्रकार के वायुदाब एवं तापमान के संबंध भी आपस में बदल रहे हैं। अब जैसे देखें कि जो उन दोनों के मध्य का भाई का रिश्ता है, अब उनके दोनों के मध्य का हमें रिश्ता पूछा जाए तो हम गुरु शिष्य का नहीं बता करके उसमें भाई का रिश्ता बताते हैं, क्योंकि वो स्कूल से ज्यादा जो समय व्यतीत करते हैं वो अपने घर पर समय व्यतीत करते हैं। तो इसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो रिश्ता है वो कैसा है, भाई का रिश्ता है। तो इसी प्रकार जो वायुदाब है हम उसको लंबवत कम पढ़ते हैं, जबकि क्षैतिज उसको ज्यादा पढ़ते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए सामान्यतः जो संबंध क्षैतिज वायुदाब का है वही संबंध बताया जाता है। यानी तापमान के वायुदाब में अगर क्षैतिज रूप से देखा जाए तो व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये परिस्थितियां बदलने पर यह संबंध है वो
बदल जाता है, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति सभी विषयों में पाई जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा यह विरोधाभास है। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वायुदाब एवं तापमान दोनों घट जाते हैं। जैसे इसको मान लीजिए सागर तल, तो सागर तल पर जो वायुदाब है वो 1013.25 मिलीबार है। तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई है 0 मीटर। तो ये क्या हो गया, आदर्श या मानक वायुदाब हो गया कि सागर तल पर वायुदाब है वो 1013.25 मिलीबार और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाया जाता है। अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, घट जाएगा। वायुदाब भी घट जाएगा और उसके साथ साथ तापमान भी घट जाएगा। वायुदाब यहां पर कितना रहेगा, लगभग 898 मिलीबार रह जाएगा और तापमान यहां पर घटते हुए कितना हो जाएगा, लगभग 8.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान हो जाएगा। यानी दोनों में किस प्रकार की प्रवृत्ति है, घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम मान लीजिए 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, 5 किलोमीटर। तो यहां पर तापमान जैसा कि आप जानते हैं 5 किलोमीटर की ऊंचाई यानी पर्वत की चोटियां आ जाती हैं। तो आपने देखा है कि पर्वत की चोटियों पर बर्फ जमी हुई होती है, यानी तापमान वहां पर क्या होता है, कम होता है, यानी माइनस में तापमान चला जाता है। तो यहां पर वायुदाब जो होगा वो होगा लगभग 540 मिलीबार, लेकिन यहां पर तापमान घटते हुए कितना हो जाएगा, -17 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान भी घट रहा है और वायुदाब भी घट रहा है। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बदलने के अनुसार वायुदाब और तापमान का जो व्युत्क्रम संबंध है वो समानुपाती हो जाता है। इसके बाद हम इससे अगर और ऊंचाई पर जाते हैं, मान लीजिए हम 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम चले जाते हैं, तो तापमान और वायुदाब और ज़्यादा घट जाएंगे। तो तापमान और वायुदाब और ज़्यादा घटेंगे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर वायुदाब रह जाएगा मात्र 265 मिलीबार और तापमान है वो घट करके 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा, यानी लगभग -49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सागर तल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन ये दर कुछ दूरी तक तो लगभग 180 मीटर के ऊपर 3.4 मिलीबार वायुदाब घटने की होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इसमें और ज़्यादा तीव्रता से घटने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब घटने के पीछे इसका कारण क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा है, तो उसे अब जो वायुमंडल का संगठन है उसमें गैसें पाई जाती हैं, वेपर यानी आर्द्रता या जलवाष्प पाई जाती है। इसके अलावा एरोसोल्स यानी धूल के कण पाए जाते हैं। तो उसे एक मोटा जो वायुमंडल है वो उसको घेरे हुए है। जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे वैसे ही ये चीजें सारी इसी प्रकार का संगठन देखने को मिलेगा, यानी गैसें भी मिलेंगी, वेपर भी मिलेगी और एरोसोल्स भी मिलेंगे, लेकिन इनकी मात्रा कम हो जाएगी और वायुमंडल कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है, वायुदाब घटता चला जाएगा। इसी प्रकार इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो वायुमंडल का एक छोटा भाग रहेगा, यानी अर्थ है वो पतली हो जाएगी, यानी वायुमंडल है वो विरल हो जाएगा। यहाँ पर भी गैसें, वेपर और एरोसोल्स यानी धूल के कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब है वो कम होता चला जाएगा, घटने की प्रवृत्ति पाई जाएगी और तापमान में भी घटने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इस प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव भी वायुदाब के ऊपर पड़ता है और वायुदाब कम होता चला जाता है। इसी कारण के जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें घुटन महसूस होने
लगती है क्योंकि वहां पर वायुमंडल विरल हो जाता है और गैसें जो हमारे शरीर का जो वायुदाब है उसकी तुलना में वायुदाब ऊपर का कम हो जाता है, इसलिए हमें घुटन महसूस होती है। तो इस प्रकार हमने समुद्र तल से ऊंचाई का वायुदाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखा। अब ये आगे देखते हैं। आगे जो तत्व है वह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण है वह भी वायुमंडल को नियंत्रित करता है। वायुमंडलीय दबाव को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते हैं, यह हमें क्या संतुलन बनाने में सहायता करता है। तो गुरुत्वाकर्षण है वो वायुदाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या वायुदाब नियंत्रित होता है। अब पृथ्वी के केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होगा, जैसे ये पृथ्वी है और ये है इसका केंद्र, तो यहां पर क्या होगा, केंद्र पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होगा और जैसे केंद्र से दूर जाएंगे यानी यहां पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण न्यून या कम। यानी जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या है, गुरुत्वाकर्षण कम होता चला जाता है। तो जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी जो भाग पृथ्वी के केंद्र के जितने नजदीक होगा वहां पर वायु का दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी है वो ध्रुवों से चपटी है, यानी ध्रुव है उसके चपटे हैं और भूमध्य रेखा पर इसका जो व्यास है वो सर्वाधिक है, यानी भूमध्य रेखा पर यह सर्वाधिक फैली हुई है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वायुदाब कैसा मिलेगा, न्यून वायुदाब। यानी भूमध्य रेखा है वह केंद्र की तुलना में ध्रुवों की तुलना में केंद्र से ज्यादा दूर है, इसलिए यहां पर भूमध्य रेखा पर न्यून वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण भी कैसा है, कम है, क्योंकि यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से अधिक दूर है। अब दूसरा ध्रुव की हम बात करें तो ध्रुव है वो चपटे हैं, इसके कारण क्या है, ये केंद्र के अधिक नजदीक है और केंद्र के नजदीक होने के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है केंद्र के नजदीक होने के कारण, इसलिए क्या है यहाँ पर वायुदाब भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि यह प्रदेश केंद्र के नजदीक है। तो यहाँ पर वायुदाब कैसा मिलेगा, अधिक वायुदाब। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण भी जो वायुमंडलीय दाब है उसको नियंत्रित करता है। तो ये हमने 4 कारण इसमें पढ़े, तापमान, जलवाष्प का प्रभाव, समुद्र तल से ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण। तो इस वीडियो में हमने 4 कारण इसके देखे हैं। बाकी के जो कारण रह जाते हैं या वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले जो बाकी कारक हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।